तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो मिठाई की दुकान से शुरू होकर सीधे भारत की संसद तक पहुंचती है। ये कहानी है डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल की। एक कहानी बिजनेस, सियासत और एक जबरदस्त सोच की। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे और बड़े सवाल से शुरू करते हैं। भारत में असली ताकत किसके हाथ में है? एक अरबपति के या एक राजनेता के? इसका जवाब सच कहूं तो शायद आपको चौंका दे। डॉक्टर मित्तल का जवाब एकदम साफ था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, पॉलिटिशियन ही पावरफुल होता है। वो किसी भी बिजनेसमैन को, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ही दिन में खत्म कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें सीधे सत्ता के खेल की असली हकीकत की तरफ ले जाती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये पावर, पॉलिटिक्स और परसेप्शन का खेल है क्या, और एक इनसाइडर की नज़र से देखते हैं कि ये राजनीतिक ताकत असल में काम कैसे करती है। तो सवाल ये है कि कोई नेता किसी बिजनेस को ख़त्म कैसे कर सकता है? उनके पास कई तरीके होते हैं। वो ज़रूरी बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, या फिर किसी नए प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई दवा है, उसकी मंजूरी रोक सकते हैं, किसी छोटी मोटी गलती को पकड़कर उसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? बिजनेस जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा खतरे में होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। अब जरा संसद की बात करते हैं। हम सब टीवी पर देखते हैं, है ना, कितनी जोशीली बहसें होती हैं। हमें लगता है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन डॉक्टर मित्तल कहते हैं कि अंदर की कहानी कुछ और ही है। ज्यादातर चीजों के नतीजे पहले से ही तय होते हैं। ये सब जनता के लिए एक शो की तरह है, और पर्दे के पीछे जो नेता कैमरे पर एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं, वो असल में काफी अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसी समझ, ऐसी सोच आती कहाँ से है? इसके लिए हमें डॉक्टर मित्तल के सफर की एकदम शुरुआत में चलना होगा। मिठाइयों से लेकर डीलरशिप तक ये कहानी उनकी बुनियाद को दिखाती है। एक मजेदार बात बताता हूँ। आज हम जो मोतीचूर के लड्डू खाते हैं, क्या आपको पता है कि उसे इस रूप में डॉक्टर मित्तल के पिता ने बनाया था? हाँ, पहले लड्डू मोटी मोटी बूंदी से बनते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे महीन, मतलब छोटी बूंदी से बनाया जाए, और बस एक मशहूर मिठाई का जन्म हो गया। तो इनोवेशन की कहानी यहीं से, घर से ही शुरू हो गई। तो हुआ ये कि जब वो बजाज ऑटोमोबाइल की डीलरशिप लेने गए तो उनसे एक मुश्किल सवाल पूछा गया कि भाई आप हमारे 3 व्हीलर्स कैसे बेचेंगे, वो तो बिक ही नहीं रहे। उनका जवाब था, जैसे हम समोसे बेचते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारी दुकान पर ग्राहक लाने के लिए समोसे नुकसान में बेचे जाते हैं, क्योंकि जब ग्राहक अंदर आता है तो वो दूसरी महंगी मिठाइयाँ भी खरीदता है। तो ये 3 व्हीलर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होगी। इस अनोखी सोच ने बजाज को इतना इम्प्रेस किया कि डीलरशिप तुरंत मिल। और ये जो लीक से हटकर सोचने का तरीका था ना, वो बस यही नहीं रुका। उन्होंने सीधे मैकेनिकों से कांटेक्ट किया, उन्हें कमीशन देना शुरू किया, और नतीजा 3 महीने में सारे कॉम्पिटिटर्स पीछे छूट गए। एक बार मारुति डीलरशिप की बोली में उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर के साथ ही मिलकर ऐसी चाल चली कि दोनों को फायदा हो गया। और उन्होंने हमेशा एक नियम बनाया कि नई डीलरशिप के लिए जमीन खरीदेंगे नहीं, किराए पर लेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरर पर उनका कंट्रोल बना रहे। अब देखते हैं कि बिजनेस के यही सारे उसूल उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने में कैसे काम आए। और ये सपना था भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक बनाना, एक तरह से एक पूरा शहर बसाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक छोटे नॉन मेट्रो शहर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, वहाँ स्टूडेंट्स क्यों आएंगे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को तय करने वाला था। इसका जवाब मिलता है 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी मॉडल्स को समझने में। एक तरफ है हमारे आईआईटीज और आईएम्स जो एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे ग्लोबल मॉडल, जहां एक ही कैंपस में हर तरह के कोर्स होते हैं। तो उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स, लॉ, हर फील्ड के छात्र एक साथ रहेंगे और सीखेंगे। इससे क्या होगा? इनोवेशन को, नए आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा। और जब हम बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 600 एकड़। ये कैंपस 600 एकड़ में फैला है। इतना बड़ा कि इसे भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कैंपसों में से एक गिना जाता है। और इसमें पढ़ने वाले कितने हैं? 38,000 से भी ज्यादा छात्र। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा शहर है।
और इस पूरे सपने को हकीकत में बदलने की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए। ये रकम बताती है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल है और इसके पीछे की सोच कितनी बड़ी है। लेकिन ये जो बड़े बड़े नंबर है ना, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। इन सब के पीछे एलपीयू का एक असली मकसद है, और वो है किताबी पढ़ाई और असल दुनिया में जरूरी स्किल्स के बीच के फर्क को मिटाना। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिसे आज हर कोई पूछ रहा है, क्या हमारे कॉलेजेस वाकई स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए तैयार कर पा रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर कॉलेज सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। इसका मतलब उन्हें एक पुराना, आउटडेटेड सरकारी सिलेबस ही पढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक ऑटोनमस यानी कि एक आज़ाद यूनिवर्सिटी होने का फायदा ये है कि एलपीयू इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से अपना मॉडर्न सिलेबस खुद बना सकती है और असल में पढ़ाई और नौकरी के बीच की खाई को भर सकती है। उनका जो तरीका है उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में लेक्चर सुनकर नहीं, बल्कि काम को खुद करके सीखते हैं, असल दुनिया का अनुभव लेकर। तो असल में ये होता कैसे है? कुछ उदाहरण देखिए। फाइनेंस के स्टूडेंट्स को सच में पैसे दिए जाते हैं 20,000 रुपए असली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनका जो पूरा सिलेबस है वो 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल स्किल्स पर बना है, और स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम से नहीं बल्कि उनके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से परखा जाता है। और आखिर में सब कुछ एक ही विश्वास पर आकर टिकता है। डॉक्टर मित्तल का मानना है कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे बड़ा रेगुलेटर कोई सरकार नहीं बल्कि खुद छात्र है। अगर आप उन्हें वैल्यू नहीं देंगे तो उन्हें पता चल जाता है। मतलब साफ है, किसी भी संस्थान की कामयाबी का असली पैमाना उसके छात्रों के नतीजे और उनकी संतुष्टि ही है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर शिक्षा एक जुनून है, कोई बिजनेस नहीं, तो फिर सीखने और कमाने के बीच की इस खाई को पाटने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? यूनिवर्सिटी की, इंडस्ट्री की, या फिर खुद छात्र की? इस पर सोचिएगा जरूर।